Hello everyone and welcome to Aspirants with Green Tea. Let's continue with our analysis of the 2015 UPSC prelims. जो क्वेश्चंस आज हम देखेंगे दो क्वेश्चंस है, दोनों ही पॉलिटी से है और बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस है और इजी क्वेश्चंस है. 2015 के प्रीलिम्स में दोनों आए थे, तो देखते हैं इनको. फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट स्टेटमेंट है, द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट इन इंडिया कैन बी लार्जर इन साइज देन हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट. तो ये जो स्टेटमेंट है आपका डायरेक्ट मतलब पॉलिटी से, जो आपकी लक्ष्मीकांत की बुक है उससे रिलेटेड है, और ये स्टेटमेंट यहाँ गलत दिया हुआ है. ये कह रहा है लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट कैन बी लार्जर इन साइज देन हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ही लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट है उसकी फिक्स्ड है कि वो 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली से एक्सीड नहीं करनी चाहिए. तो जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है इट शुड बी इक्वल टू और लेस देन 1/3 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. तो ये हाफ की कहीं बात ही नहीं है, इट शुड बी 1/3. तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया. सेकंड है, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट. ये कह रहा है गवर्नर नॉमिनेट करता है चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो अब जैसे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की बात करें, जो कि इसी का मतलब जो सेंट्रल पार्लियामेंट लेवल पे है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का ही इक्विवेलेंट, तो राज्यसभा में जो चेयरमैन होता है वो आपका वाइस प्रेसिडेंट ही होता है. तो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है. बट यहाँ पे देखा जाए तो गवर्नर चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को नॉमिनेट नहीं करता है. ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो चेयरमैन होता है वो उसके मेंबर्स में से ही अपॉइंट किया जाता है. सो द चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इटसेल्फ. तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गए यहाँ पे, और ये डायरेक्ट आपके इन्फॉर्मेशन जो भी है दोनों से रिलेटेड लक्ष्मीकांत में दी हुई है. तो आपकी थरो रीडिंग होनी चाहिए इसमें करेक्ट आंसर तक पहुँचने के लिए. तो ये आंसर इसका नीदर 1 नॉट 2. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. तो ये पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड है. देखते हैं, द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम इज टू इंश्योर विच अमंग द फॉलोइंग. 4 चीज़ें दी हुई है, तो इनमें से कौन सा फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है पंचायती राज सिस्टम का. तो ये आपका क्वेश्चन उस पोर्शन में से है जो भी अगेन डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन है कि आपके कुछ तो पंचायती राज में, जैसे 73rd 74th अमेंडमेंट की बात करते हैं हम पंचायती राज में, तो कुछ प्रोविजंस तो मैंडेटरी हैं और कुछ प्रोविजंस वॉलंटरी हैं. मैंडेटरी प्रोविजंस तो वो हैं जो इम्प्लीमेंट करनी ही है. वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस अगर आप फॉर्म कर रहे हैं तो वो मैंडेटरी प्रोविजंस है, और वॉलंटरी प्रोविजंस वो हैं जो स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पावर है कि वो फंक्शंस कुछ पंचायती राज पे कन्फर करने हैं या नहीं, उनको वो फंक्शंस या पावर्स देने हैं या नहीं. तो वो है वॉलंटरी प्रोविजंस. अब देखते हैं, ये जो आपका इसने पूछा है फंडामेंटल ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है. इसने सबसे बेसिक पूछा है, तो ये आपके केवल मैंडेटरी फीचर्स की ही बात करेगा और ना कि वॉलंटरी फीचर्स की, जो कि कन्फर किए जा सकते हैं. तो देखते हैं ये 4 क्या चीज़ें हैं. पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट, तो ये तो बिल्कुल सही है. पीपल का पार्टिसिपेशन, इसीलिए ही पंचायती राज सिस्टम है अगेन, कि लोकल पीपल का पार्टिसिपेशन हो पाए. सेकेंड है पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी. तो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी इज़ नॉट अ फंडामेंटल ऑब्जेक्ट, नॉट अ फंडामेंटल फीचर ऑफ पंचायती राज, क्योंकि ये वॉलंटरी फीचर है. वॉलंटरी फीचर में जैसे पावर्स ऑफ टैक्सेशन या उनको पावर्स टू प्रिपेयर प्लान्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, ये सारी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है कि उनको ये पावर्स कन्फर करने हैं नहीं. तो ये अगेन पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी तो नहीं है फंडामेंटल ऑब्जेक्ट. थर्ड है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन. तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन तो बिल्कुल फंडामेंटल ऑब्जेक्ट है ही, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है. आप थर्ड टियर क्रिएट कर रहे हो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है, एक लोकल गवर्नमेंट है. तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन विल बी अगेन ट्रू, फंडामेंटल ऑब्जेक्ट है पंचायती राज सिस्टम का. और फोर्थ है फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन. तो अभी जैसे मैंने कहा ही कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है इनको वॉलंटरी प्रोविजन है वो, कि इनको टैक्सेशन की पावर अगर देनी है, कोई भी पावर टू लेवी कलेक्ट टैक्सेस या कोई टोल्स या ड्यूटीज़, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है, स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट के ऊपर है, स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी के ऊपर है कि इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को ऐसी पावर देनी है या नहीं. तो फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन की इनके पास इनहेरेंट कोई पावर्स नहीं होती. तो ये अगेन वॉलंटरी प्रोविजन में आता है, मैंडेटरी प्रोविजन में नहीं आता है, और इसलिए ही ये फंडामेंटल ऑब्जेक्ट नहीं होगा. सो स्टेटमेंट जो ये आपका ऑप्शन 4 है वो भी गलत होएगा. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ओनली 1 and 3.
अब जब हमने इनके वॉलंटरी और मैंडेटरी प्रोविजंस के पंचायती राज के बात किया ही है, तो मैं आपके लिए एक बार लिस्ट भी कर देता हूँ कि क्या तो कंपलसरी प्रोविजन है और क्या वॉलंटरी प्रोविजंस है। जैसे पहले कंपलसरी प्रोविजंस की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा, तो ये कंपलसरी प्रोविजन है, डायरेक्ट इसका आर्टिकल दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, 73rd अमेंडमेंट से आया था। फिर है कि एक 3 टियर स्ट्रक्चर होना चाहिए पंचायती राज सिस्टम में भी कि एक विलेज सॉरी एक विलेज होएगा, फिर इंटरमीडिएट होएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल होएगा, तो ये 3 टियर स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद डायरेक्ट इलेक्शंस होना चाहिए पंचायती राज में, और इनडायरेक्ट इलेक्शन होने चाहिए फॉर द पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन, या इंटरमीडिएट लेवल पे भी जो चेयरपर्सन होएगा। तो ये आपके सारे अभी कंपलसरी प्रोविजन चल रहे हैं। उसके बाद 21 ईयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए टू इलेक्शन, तो ये भी कंपलसरी प्रोविजन है। फिर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SCs एंड STs, रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट्स फॉर विमेन, और टेन्योर होना चाहिए पंचायती राज का 5 ईयर्स, मतलब जो भी इलेक्ट हुए हैं मेंबर्स या चेयरपर्सन, 5 ईयर्स का इनका टेन्योर है। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन जो 243K में होता है आर्टिकल, और स्टेट फाइनेंस कमीशन जो 243I में होता है, तो ये दोनों का ही इस्टेब्लिशमेंट, ये सारे आपके कंपलसरी प्रोविजंस है। और वॉलंटरी प्रोविजंस की बात करें तो वो है जैसे कि अब ये वॉलंटरी प्रोविजंस वही हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट पे या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अगर अलाउ करे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, तो ही ये पावर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में कन्फर की जाएगी। इसमें फर्स्ट और फॉरमोस्ट है कि पावर टू फंक्शन एज इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट या ऑटोनॉमस बॉडीज़। तो ऑटोनॉमस बॉडी उनको बनाने के लिए या सेल्फ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस बनाने के लिए वही पावर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के पास नहीं है, और स्टेट गवर्नमेंट ही उनको अलाउ कर सकता है टू फंक्शन एज ऑटोनॉमस बॉडीज। इसलिए हमने ये पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी वाला जो ऑप्शन था इसको क्रॉस किया है, क्योंकि ये फंडामेंटल ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये वॉलंटरी प्रोविजन है। और वॉलंटरी प्रोविजन है कि रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, तो रिजर्वेशन फॉर SC ST या रिजर्वेशन फॉर वेमेन तो मैंडेटरी प्रोविजन है, बट रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इज नॉट अ मैंडेटरी प्रोविजन, इट इज अ वॉलंटरी प्रोविजन। और फिर है जैसे उनको पावर्स देना टू प्रिपेयर प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। एंड फाइनली उनको फाइनेंशियल पावर्स देना, जो कि है लेवी करना, कलेक्ट करना कुछ भी टैक्सेस, टोल्स, ड्यूटीज़। तो ये सारी जो अभी डिस्कस की वो वॉलंटरी प्रोविजंस है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है अगर ये पावर्स देनी है या नहीं। तो ये आपका डिस्टिंक्शन बिटवीन मैंडेटरी प्रोविजंस एंड वॉलंटरी प्रोविजंस ऑफ द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेन एग्जामिनेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इस पर, और एक अच्छा 10 नंबर का क्वेश्चन जिस पे आप इतने सारे पॉइंटर्स लिख सकते हैं, उसका आंसर आपका प्रिपेयर्ड होना चाहिए। सो दिस इज़ योर पॉलिटी के 2 क्वेश्चंस।